हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज अपने करेंगे जेनेटिक्स के प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो है उनके बारे में बात करेंगे, यानी ओल्ड पेपर्स करेंगे। ठीक है, तो अब तो मतलब फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स चलता था, अब शायद आपके हो गया प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, नाम चेंज हुआ है लेकिन जो आपके टॉपिक्स थे वो सेम के सेम ही है, जितने पहले टॉपिक थे उतने ही अब है। ठीक है, बस जो नाम है वो चेंज हो गया कि अब शायद प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स हो गया, पहले था फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर अपने लगभग 4 साल के पेपर करेंगे। उससे पहले भी खूब पेपर है लेकिन प्रीवियस 4 ईयर के पेपर सोल्यूशन में इसके अंदर कराऊंगा। बहुत सारी ग्रुप के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन पे भी अपने को पेपर मिल जाते हैं, लेकिन कुछ आंसर्स के अंदर डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो आज मैं कराऊंगा। हालांकि मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस है, बट बच्चों की डिमांड थी कि सर आप जेनेटिक्स के या अदर सब्जेक्ट के पेपर सोल्यूशन करवाया करो, तो उसी के कंसेप्ट में मैं आज ये करवा रहा हूँ। जो आपका निमेटोलॉजी का था उसका भी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था, बट उसके अंदर डाउनलोड नहीं हो रही थी वो वीडियो, मतलब एडिटिंग होने के बाद, प्रोसेसिंग होने के बाद, और वो अपलोड भी नहीं हो पाई। फिर पता नहीं दिक्कत आई थी, तो इसलिए मैंने वो अपलोड नहीं किया था। फिर मैंने शाम को आपके नोट्स सेंड कर दिए थे, और उस नोट्स में से बहुत कुछ आपके क्वेश्चन आए भी थे। ठीक है, लास्ट के जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे उसी नोट्स में से आए थे। 7 पेज के नोट्स थे और उसमें से अच्छे खासे नंबर का पेपर आ गया था। वैसे इसी का है। ठीक है, बट आप लोग भी, सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट इतना बना हुआ है कि मैं पेपर सॉल्यूशन भी और सब्जेक्ट की करवा देता हूँ। तो आज अपने करेंगे फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है इसलिए कुछ आंसर्स, लगभग आंसर्स मैं तो जो लिख के लेके आया हूं आंसर उससे कराऊंगा। सबसे पहले अपने करेंगे 2019-20 का पेपर सॉल्यूशन। हाँ, एक चीज और है कि अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी बताई जाएगी इसके अंदर, तो आपका उस चीज का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, पहले है आपका 2019-20 का पेपर। हाँ जी, इस और एक चीज आज थोड़ी सी दिक्कत आपको वीडियो के अंदर ये भी आएगी कि थोड़ा सा, क्योंकि आज ना दूसरे डिजिटल बोर्ड पे बना रहे, तो एक तो चेहरा भी कम आ रहा है, इतना इतना सा आ रहा है ना, एक थोड़ा सा ये लाइट का आज इफेक्ट इस पे अजीब सा आ रहा है। उधर वाला डिजिटल बोर्ड है उस पे सही आता है, उसमें आज नेटवर्क प्रॉब्लम थी। और एक चीज और है, इसके अंदर ये लिखने वगैरह का तरीका है ना, इस पेन को डिलीट करके दोबारा लाइक करना पड़ता है, अजीब सा पंगा है इसका, बट कोई ना, अपने कर लेते हैं। 4 ईयर पेपर सॉल्यूशन है इस वीडियो के अंदर, आपको पूरे मिलेंगे। और एक चीज और है कि जिन्होंने अभी तक एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट से मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, उसको भी ज्वाइन करना, उसका डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक मैंने टॉपर्स एग्रीकल्चर नोट्स के नाम से भी ग्रुप बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने जितने भी नोट्स होते हैं वो डालता हूँ। किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी बच्चा उसके अंदर ऐड हो सकता है। ठीक है, तो आपकी कोई भी कॉन्टेक्ट में उन बच्चों को ऐड कर दीजिएगा। तो जो बॉयज का ग्रुप है उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वो ऐड हो सकते हैं। जो गर्ल्स हैं वो मुझे इस नंबर पे अपना डिटेल भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स का ग्रुप है वो पूरा प्राइवेट रखा गया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के तो ग्रुप एक ही होता है, उसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों कमांड होते हैं। मैंने भी बनाया था बट मेरे को थोड़ी सी दिक्कत लगी, इसलिए मैंने गर्ल्स का अलग ग्रुप बना दिया। तो गर्ल्स जो है वो इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। इसके अंदर आपका नाम होना चाहिए और आपका फादर्स नेम होना चाहिए, आप कौन से कॉलेज से हो और आप कहाँ के हो, वो चीज आप एड्रेस पूरा अपना इस पे डाल के छोड़ देना, मैं आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्यूशन। तो ग्रुप से जुड़ जाना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका आता है कि द ओपेरन मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन वाज प्रपोज्ड बाय, यानी जो ओपेरॉन जीन विनिमय की परिकल्पना है वो डैश ने दी थी, तो किसने दी थी, तो इसका याद रख लेना, फ्रेंकोइज जैकोब ने जो है ये अवधारणा दी थी। इसको नोट कर लो। एक सेकंड में फोन के अंदर एक चीज करना भूल गया वीडियो रिकॉर्डिंग में। हाँ तो सही है, एक सेकंड रुकना, फोन हिलेगा भी मेरे को लगता है। हाँ जी सही है, एरोप्लेन मोड पे नहीं डाला था मैंने फोन को, एरोप्लेन मोड पे डालना जरूरी था क्योंकि बीच में फिर किसी की कॉल आ जाती है ना तो हो जाता है। चलो ये आपका क्वेश्चन हो गया पहला। और एक चीज देखना, 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन आप करके जाओगे तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स तो इसी में से आ जाते हैं। अभी मैं आपको पेपर कराऊंगा तो आपको पता लगेगा कि यार ये देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे कितने। ठीक है, और डेफिनेशंस भी है, उनका भी आपको क्या कैसे करना है वो सारा कुछ बताऊंगा। तो इसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ मॉडल्स पेपर
एक सेकंड, बार बार में करना पड़ेगा क्या? द टाइटल ऑफ मेंडल्स पेपर वाज, यानी जो मेंडल के पेपर था उसका शीर्षक क्या था? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होएगा भाई, इसका आंसर अच्छे से याद रख लेना। इसका आंसर है एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये पक्का आएगा, इसको नोट कर लेना। इस बार मुझे जहां तक लगता है 100% इस क्वेश्चन के आने के चांस है, क्योंकि ये क्वेश्चन अब 4 सालों के पेपर सॉल्यूशन कराना, उनमें 2 बार आया भाई। ठीक है, इसका शीर्षक ही पूछा जाता है कि जो मेंडल के पेपर था उसका शीर्षक क्या था, तो एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इसका शीर्षक था। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है इन डैश द रेशियो ऑफ F2 इज 15:1, यानी डैश में जीन F2 का 15:1 का अनुपात होता है, तो किस में होता है? तो याद रख लेना इसका एपिस्टेटिस में, एपिस्टेटिस। ठीक है, इसको हिंदी में से लिखेंगे एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस। ठीक है, एपिस्टेसिस इसका राइट आंसर रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लेना कि जो एपिस्टेसिस होता है उसमें जीन जो है F2 का वो होता है 15:1 का अनुपात होता है। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन आता है आपका डैश सिंथेसिस टेक प्लेस इन ट्रांसक्रिप्शन, यानी अनुलेखन में बेस संश्लेषण होता है। तो अनुलेखन में किसका होता है भी? तो याद रख लेना RNA का संश्लेषण होता है। अब देखो, आज तक मैंने कभी ये चीज नहीं बोली कि व्यू जितने आने चाहिए, लाइक कितने आने चाहिए। एक तो जिन्होंने लाइक नहीं किया ना, वो लाइक करो पहले वीडियो को। दूसरी चीज, यदि इस वीडियो को आपने शेयर, अब देखो मेरे शायद 1250 के आसपास सब्सक्राइबर हो रखे हैं। आपका टारगेट है कि आपको 1500 सब्सक्राइबर करवाने हैं। यदि आप लोगों ने 1-2 दिन के अंदर 1500, देखो वैसे 100 व्यूज तो नॉर्मल मेरे वीडियो पे आ ही जाते हैं। यदि 100 बच्चे 5 बच्चों को भी ऐड करेंगे, और ऐसा नहीं सब्सक्राइबर का मतलब किसी को भी जोड़ दिया, एग्रीकल्चर स्टूडेंट को 5 करेंगे तो 500 बच्चे हो गए। तो मैं तो तुम्हें 250 का ही कह रहा हूँ कि 250 ऐड करवाने, 1500 करने हैं। ठीक है, यदि तुम ये कर दोगे तो मैं सारे सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा, डेफिनेशन भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। तो ये तुम्हारे पास है। जेनेटिक्स का पेपर होने से पहले ये क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। यदि पूरा कर दोगे, 5 बच्चों की तो ऐड करना यार, एग्रीकल्चर के इतने स्टूडेंट हैं उनको ऐड कर ही सकते हो, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई से भी स्टूडेंट को ऐड कर देना। आप लोगों का ये क्राइटेरिया है 1500 बच्चों को टोटल, मतलब 250 बच्चे और ऐड करने हैं, सब्सक्राइब कराने हैं। ठीक है, यदि ये आप लोगों ने कर दिया तो मैं जेनेटिक्स के बाद जितने भी आपके पेपर होंगे वो सारे सॉल्यूशन करवाऊंगा, उनकी डेफिनेशन तक भी करवाऊंगा। और यदि इस वीडियो को अच्छे से शेयर कर दिया, सभी के पास सपोर्ट आपने अच्छी बनाई रखी, सभी के पास शेयर कर दी, तो इस जेनेटिक्स के भी मैं आपको डेफिनेशन करवाऊंगा। ठीक है, सारी की सारी जितनी भी पिछले 4-5 सालों में डेफिनेशन आई है वो सारी सोल्व करवाऊंगा, और उसके अंदर दिखा भी दूंगा कि किस प्रकार से डेफिनेशन आती है। हाँ जी, उसके बाद में क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर दिया हुआ है The genes present on Y chromosome are known as, यानी जो Y क्रोमोसोम पर स्थित जीन रहते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं होलैंड्रिक जीन्स। होलैंड्रिक जीन्स। ठीक है, होलैंड्रिक जीन्स इनको बोला जाता है। इस प्रकार से लिख लो, होलैंड्रिक जीन। आपके देखो यहां से एक चीज कवर होगी, आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है कि होलैंड्रिक जीन किसको कहते हैं। तो वाई क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट होते हैं उनको बोल देते हैं अपने होलैंड्रिक जीन्स। ठीक है, उसके बाद में आता है जेनेटिक कोड इज ए, यानी जो अनुवांशिक कोड होता है डैश होता है। तो अनुवांशिक कोड क्या होता है? तो म्यूटेंट जो होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, अनुवांशिक कोड को क्या बोलते हैं? म्यूटेंट बोलते हैं। फिर आता है क्वेश्चन बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर जॉइंट बाय, यानी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है वो डैश से जुड़े होते हैं। तो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है वो किससे जुड़े होते हैं? अभी रुको एक क्वेश्चन की गड़बड़ हुई है यहाँ पे। हाँ, तभी मैं सोचूं ये म्यूटेंट तो इसका आंसर होना ही नहीं चाहिए। रुको भाई, ये गड़बड़ हो जाती है। देखो ये वाला है ना, ये द पार्ट ऑफ जीन इन विच म्यूटेशन टेक प्लेस इज नोन एज, यानी जीन का वह भाग जिसमें परिवर्तन पैदा होता है उसको म्यूटेंट बोलते हैं। तभी मैं सोचूं म्यूटेंट तो म्यूटेशन से रिलेटेड है, इसमें कैसे आ सकता है? ठीक है,
हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है पर कुछ चीजें तो मैंने भी पढ़ी हुई है, ठीक है। और ये जितने भी आंसर दिखा रहा हूँ ये मैंने नोट्स बना रखे थे कंपटीशन लेवल से, उसके हैं, ठीक है। तो उससे हालांकि देखो एक चीज बता देता हूँ कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं, बाकी तो 100% तो नहीं, 95% मान के चलना कि आंसर यही है, राइट। एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके अंदर हो सकता है कुछ आपको डाउट हो जाए, तो उसका थोड़ा सा अपने जेनेटिक के जो टीचर है उनसे कंफर्म कर लेना। बाकी पहली बात तो कंफर्म करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट कुछ क्वेश्चन के अंदर डाउट आ जाता है बच्चे को, तो चेक कर लेना भाई। तो इसका मटेरियल होता है, अब ये आएगा जेनेटिक कोड इज अनुवांशिक कोड डैश होता है, तो यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल, यानी इसको बोलते हैं सार्वभौमिक, यूनिवर्सल बोलते हैं इसको, कि जेनेटिक कोड है वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। इसके लिए आप इसका सर्च भी करोगे तो इसके बहुत सारे नाम आ जाएंगे, तो कोई सा भी लिख सकते हैं। बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर जॉइंट बाय, यानी डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है वो किस डैश से जुड़े होते हैं, तो किससे जुड़े होते हैं भी, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, यानी जो हाइड्रोजन बंद होता है उसके द्वारा ये दोनों स्ट्रैंड जुड़े होते हैं। इस प्रकार से डीएनए के जो अलग अलग स्ट्रैंड्स होते हैं तो इनके बीच में क्या चलता है अभी, हाइड्रोजन बॉन्ड चलता है, ठीक है। तो ये चीज का आप अच्छे से ध्यान रख लेना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 2n-1 ठीक है। ये जो है वो किसको डिनोट करता है, यानी 2n-1 ये है वो किसको व्यक्त करता है, तो ध्यान रख लेना ये किसको करता है, डबल मोनोसोमिक को, डबल मोनोसोमिक, ठीक है। जो मोनोसोमिक होता है उसको रिप्रेजेंट करता है 2n-1-1। अब एक चीज बताता हूं कि ये जो मोनोसोमिक हो गया, ट्राइसोमिक हो गया, टेट्रासोमिक हो गया, ये वाली चीजें अच्छे से पढ़ लेना। इसका एक फ्लो चार्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद में अलग अलग पार्ट में ये बनते जाते हैं, तो इसका एक फ्लो चार्ट बनता है पूरा एक पेज का, तो उस फ्लो चार्ट को अच्छे से पढ़ लेना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कम से कम इसके 5-6 क्वेश्चन आए हुए हैं 4 सालों के अंदर, तो वहां से क्वेश्चन आते जाते हैं। यदि आपके पास वो नहीं है तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको वो भेज दूंगा, या हो सकता है मैं टॉपर्स वाले ग्रुप के अंदर वो डाल ही दूंगा वैसे भी, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। और जहां तक मुझे लगता है यदि आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट अच्छा बनाए रखा, अभी तक आप लोगों ने अच्छा बनाया हुआ है, बनाए रखा, तो मैं जो डेफिनेशन कराऊंगा वहां पर वो चीज अच्छे से समझा दूंगा क्या होता है, वहां से क्वेश्चन आने वाले। फिर आता है प्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज कंट्रोल्ड बाय, ये इकट्ठा शब्द अभी इसको अलग लिखा गया, यानी कोशिका द्रव्य जो वंशागति है वो डैश जीन नियंत्रित करते हैं। तो कौन से जीन नियंत्रित करते हैं, तो साइटोप्लाज्मिक जीन जो होते हैं वो नियंत्रित करते हैं, साइटोप्लाज्मिक जीन्स, या इसका जो दूसरा नाम ये भी लिख सकते हो, जो शायद प्लाज्मा जीन है ना, हाँ प्लाज्मा जीन्स, साइटोप्लाज्मिक जीन्स या प्लाज्मा जीन जो है वो नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है उसको साइटोप्लाज्मिक जीन्स के द्वारा, या अपने लिख सकते हैं कि प्लाज्मा जीन्स जो होते हैं उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। दोनों ही एक चीज के नाम है, तो इनको अच्छे से कर लेना भाई। हाँ जी, फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या आगे, अच्छा ऑब्जेक्टिव आगे। ये तो इनमें तो ऑप्शन होते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको भी इसका एग्जाम के अंदर जब आते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उसमें अपने को डाउट रहता है कि यार ये आंसर होगा, ये होगा, तो अपने गलत होने के चांस होते हैं। इसमें गलत होने के चांस कम होते हैं, क्योंकि यदि आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ऑप्शन देखते पता लग जाता है, ठीक है। एक संकर क्रॉस की F2 जो पीढ़ी होती है उसमें फिनोटिपिक अनुपात कितना है, यानी इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटिपिक रेशियो इन F2। तो एक होते हैं मोनोहाइब्रिड, एक होते हैं डाइहाइब्रिड, ठीक है। तो एक होता है इसके अंदर फिनोटाइपिक रेशियो चलता है, एक होता है जीनोटाइप रेशियो, ठीक है। फिनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइप दो रेशियो होते हैं। तो मोनोहाइब्रिड के अंदर फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, मैं पूरी डिटेल लिखवा रहा हूं आपको, आप अच्छे से लिख लो ताकि आपके काम आएगा। तो जो मोनोहाइब्रिड होता है उसके अंदर फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है F2PD का, ये F2PD का ये भी, ठीक है। F2PD के अंदर जो है मोनोहाइब्रिड के अंदर फिनोटाइपिक रेशियो होता है 3:1, और डाइहाइब्रिड का कितना होता है अभी 9:3:3:1, 9:3:3:1। और जीनोटाइप रेशियो जो है मोनोहाइब्रिड का वो कितना होता है 1:2:1, और डाइहाइब्रिड का कितना होता है 121, 242, फिर 121,
ठीक है, ये देखो 121 याद रखना है, उसके बाद इसका डबल, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 1 का डबल 2, फिर इस वापस सेम आ जाएगा। तो इस रेशियो को याद कर लेना, अच्छे से पूछा जा सकता है। ठीक है, याद करना आसान है, 121 242 121। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो 12 12 42 और 121, कैसे भी याद कर लो। ठीक है, तो याद रख लेना। मोनो, मैंने यहाँ से आपको 4 चीजें बता दी। मोनो हाइब्रिड के अंदर फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो 3:1 होता है। वो डाई हाइब्रिड के अंदर फिनोटाइपिक रेशियो है वो 9:3:1 होता है। जीनोटाइपिक रेशियो जो है F2 के अंदर 1:2:1 होता है, और डाई हाइब्रिड के अंदर 1:2:1, फिर 2:4:2 और फिर 1:2:1। ये इससे चलता है। अब इसलिए क्या पूछा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइपिक रेशियो इन F2। मोनो हाइब्रिड, ये रहा मोनो हाइब्रिड, फिनोटाइपिक रेशियो पूछा है 3:1। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन 3:1। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है, तभी तो कह रहा था इस डिजिटल बोर्ड के अंदर मेरे को ये दिक्कत बहुत ज्यादा लगती है, बार बार में उसमें तो ऑप्शन होता है, यहाँ पे करो अगले पेज पे। इसका देखिए क्या क्या है, इंपोर्ट रिटर्न, ये सेव फाइल शेयर कोड ना, ये है, बार बार में करना ही पड़ेगा इसे ना। चलो ठीक है। द टर्म क्रॉसिंग ओवर, जो क्रॉसिंग ओवर टर्म है वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, किसने दी थी, मॉर्गन एंड कैटल ने, मुलर ने, डार्लिंगटन ने और जेनसन ने। यानी मॉर्गन एंड कैटल, मुलर, डार्लिंगटन और जेनसन। तो किसने दी थी भाई, मॉर्गन और कैटल ने जो है, कैटल जो है उसने ये टर्म दी थी क्या, क्रॉसिंग ओवर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने के चांस बनते हैं। अभी क्रॉसिंग ओवर जो है टर्म किसने दी थी, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाँ जी, फिर उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। Which enzyme is responsible for DNA replication? यानी जो DNA रेप्लिकेशन होता है उसके लिए कौन सा एंजाइम होता है, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, DNA गायरेज, हेलिकेज या DNA पॉलीमरेज थर्ड। तो DNA प्रतिकृति के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, ये आप हिंदी में लिखे हुए हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग शायद यही होगा DNA पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेना भाई, 95% तक तो यही होना चाहिए, DNA पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, बाकी थोड़ा सा आप इस चीज का पता कर लेना कि जो रेप्लिकेशन होती है उसके लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये होता है DNA पॉलीमरेज थर्ड, बाकी थोड़ा सा आप और चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद में आता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू लिंकेज जीन्स कैन बी 10%, 50%, 100% या 25%। तो 50%। ठीक है, 50% होता है, यानी बी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेना, एग्जाम के अंदर कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, बाकी आप लोग शायद तो हुई अपने सर को सपोर्ट करते ही हो। एक टीचर को ऊपर ले जाने वाले भी स्टूडेंट होते हैं, नीचे ले जाने वाले भी स्टूडेंट होते हैं, बट ऊपर वाले की दिया कि आज तक बच्चों ने अच्छे से सपोर्ट ही दिखाया है, और इसीलिए मैंने न्यूमेटोलॉजी का पेपर, एक चीज बताता हूँ, मैंने जो न्यूमेटोलॉजी के नोट्स बनाए थे, बच्चों के मैसेज इतने आगे के थे और इतनी कॉल्स आई थी, मैं चलो बना ही देते हैं। रात को 2 बजे तक मैंने नोट्स बनाए थे, और फिर उस दिन मेरी मम्मा भी गाँव गए थे, 2 बजे तक नोट्स बनाए, फिर 5 बजे उठ के खाना बना के फिर कॉलेज आया था। मैं 3 घंटे ही सोया था, और उस दिन वो मतलब किस्मत ऐसी थी कि वो वीडियो भी अपलोड नहीं हुई। बट कोई बात नहीं, व्यूज से ज्यादा मेरे को आपका इंपॉर्टेंस थी, इसलिए मैंने वो ग्रुप के अंदर नोट्स ही भेज दिए थे। ठीक है, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, तो कौन सा होता है, ए बी। राइट आंसर क्या होगा इसका, ए ऑप्शन होगा कि जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वग्राही होता है। लेकिन यदि पूछा जाए यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप तो क्या आएगा, ओ नेगेटिव। यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप पूछा जाए तो ओ नेगेटिव, लेकिन जब पूछा जाए यूनिवर्सल रेसिपिएंट पूछा जाए, ठीक है, यूनिवर्सल के बाद में एक शब्द आ जाए क्या, रेसिपिएंट, तो फिर ए बी आता है। ठीक है, यदि यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करेंगे तो ए बी आएगा, यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो फिर ओ आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेना भाई, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इस बार भी आने के चांस बढ़ते हैं। फिर आता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस्ड बाय, यानी क्वालिटेटिव जो अपने गुणात्मक जो लक्षण होते हैं वो प्रदर्शित करता है कौन भाई, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, बोथ द अबव, नन ऑफ द अबव।
तत्व विभिन्नता, असतत्व विभिन्नता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन से होते हैं अभी? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होएगा। सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होएगा कि जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होते हैं वो कौन से होते हैं? अभी आपके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस करने वाले होते हैं। फिर आता है आपका 7th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डीएनए सिंथेसिस फ्रॉम आरएनए। इस क्वेश्चन को सबसे इंपॉर्टेंट लिख लेना भाई। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे साइड हो जाता हूं क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आने के चांस सबसे ज्यादा बनते हैं क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला है। ठीक है ना? कंफ्यूज कैसे कर रहा है? अब देखो, द प्रोसेस ऑफ डीएनए सिंथेसिस फ्रॉम आरएनए इज गुड। डीएनए का संश्लेषण आरएनए द्वारा होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? अब यहाँ पे बच्चा क्या कंफ्यूज होता है वो क्वेश्चन। अब देखो पेपर के अंदर प्रेशर इतना होता है ना कि अपने समझ ही नहीं पाते कि क्या अपने को करना है। ठीक है ना? अपने तो बस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं, इतने में आंसर लिख देते हैं। अपनों ने क्या पढ़ा? डीएनए पे लिया है। डीएनए पे लिया है मतलब क्या लिख देंगे? अपने ट्रांसक्रिप्शन लिख देंगे कि डीएनए से आरएनए बनता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। गलत हो जाएगा आंसर। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसने क्वेश्चन ने पढ़ा पूरा क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ डीएनए सिंथेसिस फ्रॉम आरएनए, यानी आरएनए जो है इससे डीएनए निकल रहा है, यानी आरएनए से जो डीएनए सिंथेसिस होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान रख लेना कि जब डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस होता है उसको तो बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से डीएनए बनता है इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसका रिवर्स हो गया ना, ये उल्टा हो गया। तो इस चीज का ध्यान रख लेना भाई, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर होएगा आपका 4th ऑप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी रिवर्स अनुलेखन। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन फिर रिपीट होएगा। एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसमें ऑपोजिट वाला ये मतलब सिद्ध आता है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को पढ़, जब भी एग्जाम के अंदर आए तो इसको अच्छे से पढ़ना है कि डीएनए जो है वो आरएनए से निकल रहा है या आरएनए से डीएनए निकल रहा है या डीएनए से आरएनए निकल रहा है। यदि आरएनए से डीएनए बन रहा है तो उसको बोलेंगे रिवर्स, डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है? हाँ जी, ये देखो फिर क्वेश्चन आएगा। मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन आएगा। इन न्यूलिसोमिक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रोमोसोम इज, यानी जो न्यूलिसोमिक होता है उसमें गुणसूत्रों का संगठन होता है। कैसे होता है? 2n + 1, 2n + 2, 2n - 2, 2n - 1। तो देखो इसका राइट आंसर होगा 2n - 1। तो देखो इसको ट्रिक से कराओ, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 2 + 2 कितने हो जाएंगे? 4। 2 में से 2 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाएंगे 1। क्या बोल रहा है? न्यूलिसोमिक। न्यूलिसोमिक मतलब ऐसे समझो यानी नील हो गया। न्यूली का मतलब नील हो गया। नील का मतलब क्या होता है? खाली। खाली कौन सा है? ये वाला। राइट आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन, 2n - 2। ऐसे ट्रिक से इस क्वेश्चन को याद रख सकते हो। ठीक है? अब इससे अच्छा तरीका तो और क्या बताऊं भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये बार में और करना पड़ता है। हाउ मेनी न्यूक्लियोफाइड्स आर प्रेजेंट इन द कॉइल ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, यानी जो डीएनए के द्विस्तंभ के एक कुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है भाई। कितने होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 4th ऑप्शन इसका जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। हाँ जी, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द ब्रेड व्हीट इज ए, यानी जो ब्रेड व्हीट होती है वो कैसी होती है? यानी जो गेहूं है वो क्या होती है? मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या हेक्साप्लॉइड। तो अपने पढ़ते आ रहे गेहूं क्या होती है? अभी हमेशा क्या होती है? छठ गुणित होती है, हेक्साप्लॉइड होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने पढ़ते हैं ना कि गेहूं क्या एक छठ गुणित होती है, हेक्साप्लॉइड होती है। ये तो आपने एग्रोनॉमी के अंदर बहुत बार पढ़ा होगा। तो ध्यान रख लेना, जो ब्रेड व्हीट होती है यानी गेहूं जो होती है वो क्या होती है? कि हेक्साप्लॉइड होती है। अब देखो, अब ये आगे ट्रू फॉल्स। अब मैं कई बार बच्चों को बोलता हूं ना कि ट्रू फॉल्स को भी ना अच्छे से कर लेना। बच्चे पता है क्या बोलते हैं? ना सर हमारा तो ट्रू फॉल्स आवे ही कोनी। अरे भाई तारा ट्रू फॉल्स आवे तो कोनी, बट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन बन गया जिद के करोगा। अभी नहीं ये चीज पढ़ लिया था, पढ़ाऊंगा। अब आगे ट्रू फॉल्स के अंदर भी क्वेश्चन बने अगला पेज पर। ठीक है? और उसके अगला पेपर पर अभी वो अगला पेपर के अंदर होती, तो वो चीज देखना बहुत मिला होता है। ठीक है? चलो पागड़ी आ गई क्या? हिंदी भी आना पड़ेगा, कुछ बच्चों को पागड़ी समझ नहीं आती। मतलब ट्रू फॉल्स आपके आते नहीं है, लेकिन ट्रू फॉल्स को भी अच्छे से कर लेना क्योंकि यही से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है? जैसे इसने पूछा है जो सेक्स क्रोमोसोम्स है आर आल्सो नोन एज ऑटोसोम्स, यानी जो सेक्स क्रोमोसोम है उनको ऑटोसोम बोलती है क्या? तो ये फॉल्स है, गलत है भाई।
क्या बोलते हैं इनको? एलोसोम बोलते हैं। जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनको बोलते हैं एलोसोम, ठीक है। जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एलोसोम बोलते हैं। और जो नॉन सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। तो ऑटो नॉन सेक्स वाले हो गए, और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं यानी लिंग गुणसूत्र होते हैं उनको बोलते हैं एलोसोम। तो ये वाली बात गलत होगी। अब आपकी यहाँ से दो चीजें कवर होगी। फिल इन द ब्लैंक्स भी है तो क्या लिखोगे? एलोसोम यानी लिंग गुणसूत्र रहते हैं वो डैश कहलाते हैं। तो लिंग गुणसूत्र क्या कहलाएंगे? एलोसोम। अलिंग गुणसूत्र जो है वो क्या कहलाते हैं? तो ऑटोसोम, और ये एलोसोम। यहां से आपके दो क्वेश्चन करोगे, इसको लाइन से लिख लेना। फिर आता है न्यूट्रॉन्स आर केमिकल म्यूटेजेंस। नहीं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? केमिकल म्यूटेजेंस नहीं होते, ये होते हैं फिजिकल म्यूटेजेंस। इस साइड में देख लेता हूँ कि सही तो आ रहा है ना ग्रीन पेन, ये पेन ही समझ ना आए। अरे वाह, अच्छा दिख रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना भाई। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, अरे द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यानी किन्हीं दो असमजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों के विनिमय को स्थलांतरण कहते हैं। ये बात तो सही है भाई। अब यहां से क्या हो गया कि स्थलांतरण की डेफिनेशन याद होगी। कैसे? कि किन्हीं दो असमजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों के विनिमय को क्या बोलते हैं? स्थानांतरण बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो थर्ड जो है वो क्या माना जाएगा? आपका ट्रू माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपकी डेफिनेशन भी बढ़ेगी स्थानांतरण की, तो इसको अच्छे से लिख लेना। फिर आता है द एडेनिन एंड साइटोसिन आर प्यूरिन। नहीं, देखो एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन, ठीक है, ऐसे लिखते हैं पिरिमिडिन, और एक होता है आपका प्यूरिन। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन कौन से होते हैं? साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। उसके अंदर थाइमिन की जगह क्या आ जाता है? आरएनए में यूरेसिल आ जाता है। डीएनए में तो साइटोसिन और थाइमिन चलता है, और आरएनए के अंदर क्या आ जाता है भाई? यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि जो प्यूरिन होते हैं वो एडेनिन और साइटोसिन होते हैं। एडेनिन तो ये रहा, साइटोसिन ये रहा, नहीं, एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। एबीओ ब्लड ग्रुप्स वेयर डिस्कवर्ड बाय क्रिक, यानी जो क्रिक है उसके द्वारा एबीओ रक्त समूह को खोजा गया था। तो ये बात भी गलत है, भी फॉल्स है। किसने खोज किया था इसको? तो ये लिख लो इसका, कार्ल लैंडस्टेनर ने। एक मिनट रुको, ये रफ कर देता हूँ, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अरे यार, हाँ जी, अपने यहाँ पे थे, बीच में लाइट चली गई थी, ठीक है। तो ये वाला चल रहा था एबीओ ब्लड ग्रुप जो है ऐसे। एक तो ना ये वाला डिजिटल बोर्ड पे मेरे को, मैंने अभी वीडियो देखी थी पहले वाला, चेहरा बिल्कुल काला आ रहा है, क्योंकि उसमें तो सही था, उधर वाले डिजिटल बोर्ड में इसकी ब्राइटनेस का पता नहीं क्या इश्यू है। हाँ जी, एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वर डिस्कवर्ड बाय क्रिक, यानी जो क्रिक है उसने एबीओ ब्लड ग्रुप दिया था क्या? ये भी फॉल्स है, ठीक है। किसने दिया था? तो ये मैंने बताया था आपको उस टाइम, कार्ल लैंडस्टीनर ने। और कब दिया था? 1901 के अंदर दिया था भाई, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर ने, ये एल है, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर जो था उसने 1901 के अंदर दिया था एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। उसके बाद में नॉनसेंस क्या है? कोडोन्स डू नॉट कोड फॉर एमिनो एसिड, यानी जो नॉन सेंस जो है, कोडोन्स जो होते हैं वो किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं क्या? तो ये बात है ट्रू। 26वां क्वेश्चन है वो ट्रू माना जाएगा। उसके बाद में है द क्रॉसिंग बिटवीन F1 एंड रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। ये बात सही है कि जो आपका F1 होता है उसका अप्रभावित जनक के साथ यदि संकर कराते हैं तो उसको परीक्षण संकरण कहते हैं, क्या? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो ये बात ट्रू है, और टेस्ट क्रॉस की यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी याद होगी, तो इस चीज का बेनिफिट मिलता है। फिर क्रॉसिंग ओवरटेक प्लेस ड्यूरिंग जाइगोटी, यानी जाइगोटीन अवस्था में विनिमय होता है क्या? तो जाइगोटीन अवस्था में नहीं होता, फॉल्स है। किसमें होता है विनिमय? तो पैकेटिन स्टेज के अंदर होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट होएगा, आगे देख लेना। पैकेटिन जो स्टेज होती है उसके अंदर ये होता है क्या? क्रॉसिंग ओवरटेक्स होते हैं, ठीक है। जाइगोटीन में नहीं होते, पैकेटिन स्टेज के अंदर होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप देख लेना भाई। हाँ जी, इस पेपर के लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं, फिर नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं।
रिडक्शन सेल डिवीजन, थोड़ा सा स्पीड में भी कराना है क्योंकि मेरे भी बस का टाइम हो रखा है, काफी टाइम हो गया आज तो। रिडक्शन सेल डिवीजन इज नोन एज मियोसिस, यानी गुणसूत्रों की संख्या में कमी होने वाली कोशिका विभाजन को अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। क्या ये बात ट्रू है? ठीक है। कोरेंस फर्स्ट रिपोर्टेड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन वाटर स्नेल, यानी जो कोरियंस है उसने सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य वंशावृत्ति है उसको वाटर स्नेल में बताई थी। ये बात फॉल्स है भी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेपर था। हाँ जी, उसके बाद में आता है आपका 2021-22 का। तो ये अभी जो कराया था पहले वो 19-20 का था, ये 21-22 का। 20-21 था, उसमें कोरोना काल था तो पेपर भी नहीं हुआ था। ठीक है, ध्यान रख लेना इस चीज का। 21-22 का कहीं तुम सोचो सर ने तो हमें गोली दे दी, एक पेपर कराया इन बीच में, है ना, गोली गोली वाला काम नहीं है अभी। हाँ जी, उसके बाद में आता है आपका पहला क्वेश्चन, डैश प्रोपोज्ड द लॉ ऑफ हेरिडिटी, यानी आनुवंशिकी के जो मूल सिद्धांत वो किसने किए थे? तो मेंडल जो साइंटिस्ट है उसने किए थे। पूरा नाम क्या होता है? ग्रेगर जोहन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जोहन मेंडल थे, उसने आनुवंशिकी के मूल सिद्धांत दिए थे। ठीक है, उसके बाद में ये आ जाओ भाई इस क्वेश्चन पे। इसमें है मियोसिस जो टर्म है वो किसने दी थी? तो किसके द्वारा दी गई थी? तो फार्मर एंड मोरे ने दी थी 1905 के अंदर। ठीक है, फार्मर एंड मोरे ने दी थी 1905 में। फिर है फिनोटिपिक रेशियो फॉर ए डाइहाइब्रिड क्रॉस। अभी मैंने देखो सारी चीजें समझाई थी नहीं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो बताया था, डाइहाइब्रिड के अंदर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बताया था। ठीक है, तो फिनोटिपिक जो रेशियो होता है वो क्या होता है? इसने पूछा डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, यानी जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसके अंदर फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? तो 9:3:3:1। अभी मैंने कराया था। और यदि वो पूछता मोनोहाइब्रिड का तो मोनोहाइब्रिड में 3:1 होता है। डैश प्रोपोज्ड ओपेरन हाइपोथेसिस, यानी जो ओपेरन जो परिकल्पना है वो प्रतिपादित किसने की थी? ये देखो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। फ्रेंकोइज, जैकोब सॉरी, फिर आता है जैक्वेस मोनोड। ठीक है, फ्रेंकोइज, जैकोब और जो जैक्वेस मोनोड जो है उसने ये टर्म दी थी। ठीक है, फिर आता है डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेसेस, यानी डैश अवस्था में डीएनए द्विगुणित होता है। ठीक है ना, तो डीएनए द्विगुणित किसमें होता है? अभी एस जो फेज होती है ना आपकी, 3 फेज होती है ना, देखो G1, S और G2। तो जो S वाली होती है इसके अंदर क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो यार इसका राइट आंसर हो जाएगा जो S अवस्था होती है उसके अंदर होता है। हाँ जी, फिर है सडन हेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मेक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, अनुवांशिक लक्षणों में अचानक आने वाले वंशानुगत बदलावों को क्या बोलते हैं? अचानक जो आते हैं उसको क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तनित बोलते हैं। ठीक है, म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन उत्परिवर्तन उसको बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन इज, यानी डैश कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है तो कौन सी होती है? अभी इंटरफेज, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अंतरावस्था। इंटरफेज अंतरावस्था जो है वो कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था। अब यहाँ पे देखो क्या बोल दिया? कोशिका विभाजन। यदि यहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं बोलकर क्या बोल देता कि एम जो फेज होती है उसके अंदर, एम फेज के अंदर सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? तो एम फेज के अंदर सबसे लंबी अवस्था होती है प्रोफेज। ठीक है, कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था पूछी जाए तो इंटरफेज यानी अंतरावस्था होगी। और यदि एम फेज के अंदर पूछा जाए कि सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है तो वो होती है आपकी प्रोफेज। यानी ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, जब इसमें ऑप्शन दिए होते हैं 4, उसके अंदर इंटरफेज का लिखा हो और प्रोफेज लिखा हो तो इस पे टिक करके आना है, क्योंकि वो फिर एम फेज का पूछ रहा है। यदि टोटल सेल डिवीजन का पूछ रहा है फिर इंटरफेज होती है। फिर आता है जीन सीक्वेंस इज चेंज्ड इन, यानी डैश में जीन क्रम बदलता है। तो जीन क्रम किस में बदलता है? अभी म्यूटेशन के अंदर। ठीक है, जो म्यूटेशन होता है उसी में जीन क्रम चेंज होता है।
इसी क्वेश्चन में मेरे को डाउट था ऊपर वाले में, वो फिर मैंने हमारे यहाँ पे जो जेनेटिक्स के टीचर है उनसे थोड़ा सा कंफर्म किया था, वो सर ये थोड़ा सा मेरे को आप कंफर्म करो। हाँ जी, उसके बाद में डैश डिस्कवर्ड माइटोसिस। अभी देखो ऊपर वाला क्वेश्चन किसका था, मियोसिस का था, अब माइटोसिस का आ गया, तो दोनों को याद कर लेना, मियोसिस और माइटोसिस के एक के अंदर ही आगे भी। तो इसका था वोल्थर फ्लेमिंग, वोल्थर फ्लेमिंग, हिंदी में भी लिख लो वोल्थर फ्लेमिंग, ठीक है। वोल्थर फ्लेमिंग तो जा उन्होंने समसूत्री विभाजन की खोज की थी। डैश 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 और पिरिमिडिन्स, पिरिमिडिन कौन कौन से होते हैं, तीन पूछे हैं, तो तीनों के नाम बताने हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिन। पूरा नाम लिख लेना भाई, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिन, तीनों क्या होते हैं, पिरिमिडिन होते हैं। हाँ जी, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो गए। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ह्यूमन ब्लड ग्रुप। अब ये देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैं तुम्हें कह रहा था ना क्वेश्चन खूब रिपीट होंगे, आपको बस अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो कौन सा होता है, ए बी ग्रुप, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है। चेहरा तो काला आ रहा है, बट वीडियो आज मैंने देखी थी, अभी 2 बार देख के अब बीच में, बट चलो कोई बात नहीं है। इस डिजिटल बोर्ड का ये नुकसान सबसे ज्यादा लगता है मेरे को, बाकी बच्चे तो जानते हैं गोरे हैं काले, बाकी 2 ही रूप होते हैं ना, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ड्यूरिंग, यानी जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो पाया जाता है किसमें, जाइगोटिन में, पैकेटिन में, डिप्लोटिन में या लिंकेज के अंदर। तो किसी में होता है भी क्रॉसिंग ओवर, पैकेटिन के अंदर होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो कहां पर होता है, तो पैकेटिन के अंदर होता है। और शायद ये पिछले कोई पेपर जो था उसमें फिल इन द ब्लैंक्स था, पता नहीं ट्रू फॉल्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो रिपीट ये भी हुआ है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो कहां पर होता है, तो पैकेटिन के अंदर होता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना भाई, और वीडियो को सारे शेयर कर देना भाई। 1500 वाला टारगेट पूरा करोगे तो आगे फिर डेफिनेशन और सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा, और आगे वाली तो बहुत अच्छे तरीके से करवाने मैंने, क्योंकि इसमें मेरे पास टाइम कम था इस पेपर में। आगे वालों का मैंने कंटेंट पहले तैयार कर रखा, इसका कंटेंट तैयार नहीं था, बट बच्चों की डिमांड थी कि आपको करवाने ही पड़ेंगे, तो मैंने करवाए। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो किसने दिया था, तो वॉटसन एंड क्रिक। ये तो बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वॉटसन और क्रिक द्वारा जो है डीएनए का दोहरी कुंडली मॉडल जो है वो प्रतिपादित किया गया था, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल। अब ये देखो मैं कह रहा हूं हर पेपर के अंदर इसके 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये इसमें पेपर में भी आया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टेट्रासोमी। टेट्रा का मतलब कितना होता है, टेट्रा का मतलब 4। देखो कितने हो गए 3, कितने हो गए 4, कितने हो गए 3, सॉरी 1 माइनस हुआ है ना, कितने हो गए 0। टेट्रा का मतलब कितना होता है 4, 4 वाला कौन सा है, ये वाला। तो 2n + 2 पे टिक कर लेना भाई, राइट आंसर हो जाएगा आपका 2n + 2, ठीक है। 2 क्वेश्चन ऐसे मैंने ट्रिक से करवा दिया आपको, देख लो। बस इसी के लिए तो हमारा टीचिंग स्टाइल फेमस है भाई साहब, हम हर जगह ट्रिक लगा देते हैं। यूवी रेज आर आयनाइजिंग रेडिएशन या नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन या केमिकल म्यूटेशंस या नन ऑफ द अबव। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, यानी गैर आयनीकृत विकिरणें होती है, ठीक है। कैसी होती है, गैर आयनीकृत विकिरणें होती है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती है। हाँ जी, उसके बाद में ये वाला जो पेपर है इसमें बस ट्रू फॉल्स है, बाकी पेपर सीधे हैं 20-20 क्वेश्चन वाले, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं, टाइम भी कम लगेगा। टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय, यानी जो जेनेटिक शब्द है वो दिया गया था ह्यूगो डी व्रीज ने, मेंडल ने, जॉनसन ने या मॉर्गन ने। किसने दिया था भाई जेनेटिक किसने दिया था, ये जेनेटिक टर्म की बात कर रहा है, जेनेटिक टर्म जो है वो आएगा आपका मॉर्गन, जेनेटिक टर्म की बात कर रहा है ये। अरे रुको, क्वेश्चन ऐसे कैसे हो रहा है, टर्म जेनेटिक वाज कॉइन्ड बाय, अच्छा ठीक है, रुको, ये मैंने उस वे में समझ लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब बात सुनो, यहां पर उसका राइट आंसर दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना, इसने पूछा है, ये देखो हिंदी में गलत लिख लिया, जेनेटिक्स लिख दिया, जेनेटिक्स होता है, जो जेनेटिक्स टर्म्स है ना, वो देखो जेनेटिक जो दिया था, यानी जेनेटिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसको बोला जाता है, वो तो है मेंडल आपकी,
ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्हीं को ही बोला जाता है। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स पूछा जाए तो विलियम बेटसन है। ठीक है, कौन है? विलियम बेटसन जो है। अरे क्या लिख दिया इधर, एक तो ना ये वाले इसके अंदर वो भी दिक्कत आती है। विलियम, पहले बार तो लिख लिया होगा आप लोगों ने, विलियम बेटसन। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा जाए तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स पूछा जाए तो विलियम बेटसन है। लेकिन जेनेटिक्स जो टर्म दी थी ना, वो किसने दी थी? विलियम बेटसन ने दी थी। और कब दी थी? 1905 के अंदर दी थी। याद रख लेना, विलियम बेटसन ने जेनेटिक टर्म दी थी 1905 के अंदर। लेकिन वहां पर विलियम बेटसन ऑप्शन नहीं है, तो अपने किस पर टिक करेंगे? फिर मेंडल पर टिक करेंगे। अब देखो ऐसे हो जाता है कई बार क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे आंसर मेंडल माना जा रहा है, ठीक है, जबकि आंसर क्या है? विलियम बेटसन है। तो वही तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि किसी चीज के दो आंसर होते हैं, तो उनको माइंड में लेके चला करो भी क्या पूछ रहा है। अब ये देखो, मैंने वहां पे चीज बताई थी, वही आ गया। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज। अब देखो क्या बोल रहा है? आरएनए से डीएनए निर्माण हो रहा है। क्या बोल रहा है? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। अरे अब देखो हिंदी में गलत दे दिया इसने। वहां पे लिख रहा है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, यानी डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है, उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे बोल रहा है कि आरएनए से डीएनए का, यहाँ पे तो बोल रहा है कि आरएनए से डीएनए हो रहा है, और इंग्लिश में बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, यानी डीएनए से जो है आरएनए बन रहा है। अब देखो क्या कर ले, जबकि माना कौन सा जाएगा? इंग्लिश वाला से माना जाएगा। तो डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना? अब देख लो, तुम लोग इसके हिंदी के बड़के करके आ जाते तो तुम्हारा गलत हो जाता है ये। ठीक है, तो डीएनए से जो आरएनए बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, हां से ही है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और यदि आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो वो तो ऑप्शन में नहीं है, तो ट्रांसक्रिप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, है ना? तो इस चीज का भी ध्यान रख लेना भी, साथ साथ में क्वेश्चन पढ़ते रहना हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हाँ जी, उसके बाद में है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसके द्वारा होता है ये बात पूछ रहा है कि अनुवांशिक पुनर्संयोजन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? मियोसिस और फर्टिलाइजेशन। मियोसिस है या माइटोसिस है? मियोसिस, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, यानी थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन जो है उसके द्वारा ये होता है। ओहो, इतना इजी क्वेश्चन। अरे इसको छोटा करके देखिएगा इससे, क्या पता एक साथ दो क्वेश्चन हो जाए। अरे इतना छोटा भी नहीं होना भाई। चलो दो क्वेश्चन एक साथ ही करवा देता हूँ, एक सेकंड देख लेता हूँ फोन में से दिख रहे हैं ना? हाँ सही दिख रहे हैं। बाकी चलो अलग अलग कर देते हैं, फिर बच्चे कमेंट करेंगे भी, सारे ऐसे मत किया करो बीच में, क्योंकि थोड़ा सा ना फिर दिखने में अजीब सा लगता है, तो बार बार रेजोल्यूशन अलग हो जाता है। शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। डीएनए के अंदर कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोज होती है, और आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो राइबोज शुगर होती है, उसमें डीऑक्सी राइबोज होती है। तो डीएनए का पूछा है तो डीऑक्सी राइबोज इसका राइट आंसर माना जाएगा। अरे हो जा भाई जल्दी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज नोन एज। प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। मेन से तो मेन दो ही टर्म आती है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी थी, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, दो टर्म चलती है। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो जो प्रोटीन ट्रांसलेशन होती है उस प्रोसेस को अपने क्या बोल देते हैं? तो ध्यान रख लेना, इसको बोल देते हैं अपने ट्रांसलेशन। ये वाला थर्ड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर माना जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होते हैं? ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन तो वो होता है डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से डीएनए का। और जब प्रोटीन बनती है उसको क्या बोल देते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो जब प्रोटीन बनेगी तो उसको ट्रांसलेशन बोलेंगे, जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। तो ये भी आपके इस बार दोनों डेफिनेशनों में से कोई एक डेफिनेशन आने के चांस बनते हैं। हाँ जी, अब अरे अच्छा जूम और क्या इधर? ओ सॉरी, फोटो ऐसी आई हुई है। अब यहाँ पे आपके ट्रू फॉल्स स्टार्ट हो गए भाई। हाँ जी,
पहला है एसएसबी प्रोटीन इज रिस्पांसिबल फॉर डीएनए सुपर कोडलिंग। पहले तो एसएसबी की फुल फॉर्म लिख लो, कई बार एग्जाम के अंदर एसएसबी की फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो इसकी लिख लो, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये ट्रू है ये फॉल्स, तो ये फॉल्स है। फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन। नहीं, डीएनए पॉलीमरेज तो ट्रांसक्रिप्शन की बात करें ना, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए पॉलीमरेज नहीं होता, फॉल्स होएगा भी। कौन सा होता है? डीएनए, क्या पूछ रहा है ये, डीएनए पॉलीमरेज, और आप आगे लिख रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। नहीं, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो होता है इसके लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है ना। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो रिस्पांसिबल होता है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर सही करके उसमें लिख लेना भाई अपने अकॉर्डिंग। हाँ जी, एमआरएनए इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरिंग आरएनए, यानी एमआरएनए आनुवंशिक सूचना ले जाने। हाँ, तो एम का मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए का काम भी यही होता है, तो ये आंसर होगा इसका राइट। एन्यूप्लॉइडी काउजेस चेंजेस इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। जो एन्यूप्लॉइडी होती है क्रोमोसोम में संरचना में बदलाव करते हैं, तो वो बार बार मैं बोल रहा हूँ, एन्यूप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, ये सारे पढ़ लेना भाई। वो चार्ट तुम्हें मैंने क्राइटेरिया बता दिया, पूरा करो तो चार्ट डेफिनेशन सारा करवा दूंगा, तो वहां से वो कवर होने के चांस बढ़िया बनते हैं। ये क्या आ गया? 24 नंबर क्वेश्चन है, ये फॉल्स है। मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, यानी डीएनए द्विगुणन है, वो सेमी कंजर्वेटिव प्रकृति का होता है क्या? 25 ट्रू है। हाँ जी, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है डीएनए रेप्लिकेशन। क्रोमोसोमल ब्रेकेज काउजेज नॉन स्ट्रक्चरल एबरेशन, यानी गुणसूत्रीय विघटन से गैर संरचनात्मक विपतन बनता है, ये बात भी फॉल्स है, ट्रू नहीं है, ये फॉल्स जाएगा। थोड़ा सा मैं स्पीड में करवा रहा हूँ यार पेपर को, मेरी भी बस का टाइम हो रखा है, तुम्हारी भी ऐसे है कि वीडियो कम टाइम में पूरी हो जाए, है ना। पॉलीजेनिक कैरेक्टर इज गवर्न बाय सिंगल जीन, यानी पॉलीजेनिक जो कैरेक्टर होते हैं वो सिंगल जीन के द्वारा गवर्न होते हैं क्या? नहीं, सिंगल जीन के द्वारा। पॉलीजेनिक नाम ही पॉलीजेनिक आ गया, तो 2 ओवर मोर देन 2 होता है, ये फॉल्स है भी, ठीक है। पॉलीजेनिक नाम ही दे दिया, तो सिंगल जीन के द्वारा कैसे कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो 2 या 2 से ज्यादा जीनों के द्वारा होते हैं। ये देखो फिर क्वेश्चन आ गया, क्रॉसिंग ओवर प्रमोट्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर से लिंकेज को बढ़ावा मिलता है, ये भी फॉल्स है। क्रॉसिंग ओवर लिंकेज तो अलग चीज होगी, दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक है, तो ये बात गलत है। म्यूटेशंस आर जनरली डोमिनेंट इन नेचर, यानी उत्परिवर्तन प्राकृतिक रूप से प्रभावी किस्म के होते हैं, नहीं रिसेसिव होते, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, अभी तक याद है मेरे को, ठीक है, इसलिए मैंने पहले कंफर्म किया कि मैंने आंसर इसका क्या लिख रहा है, रिसेसिव होते हैं, ये भी फॉल्स है। फिर आता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स शो डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन, यानी मात्रात्मक गुण जो है वो अनिरंतर परिवर्तन दर्शाते हैं, नहीं फॉल्स। लो भी यहां तक आपके ट्रू फॉल्स थे। अब वाले जो पेपर है ये फिर नए वाले आगे 2022-23 का आ गया, जिसमें 10+40 यानी जिनके मिड टर्म होता था, ठीक है, इनके क्विज सिस्टम नहीं था, इनके फिर अलग पैटर्न है। यहाँ की ये वाला पार्ट तो आपके भी 10 नंबर का ही आता है, इनके भी 10 नंबर का आया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन वाला में थोड़ा सा हो जाता है। हाँ जी, सेग्रेगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन डज नॉट ऑक्यर इन, यानी पृथक्करण और पुनर्संयोजन जो है वो डैश में नहीं होता, तो पूर्ण सहलगनता, पूर्ण सहलगनता, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पूर्ण जो सहलगनता उसमें नहीं होता है, यानी ठीक है, पृथक्करण और पुनर्संयोजन जो है वो पूर्ण सहलगनता में नहीं होता है। हाँ जी, इसके बाद में आते हैं ये वाले क्वेश्चन। बार बार कह रहा हूं कि वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हो तो व्हाट्सएप ग्रुप
पे ऐड हो जाना और मुकेश सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट कर रहे हो उतनी ज्यादा सपोर्ट इंस्टाग्राम पे भी करो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है। और पर्सनल अकाउंट है ना मुकेश कुचेरिया वाला, उसको मत किया करो, मुकेश सर के नाम से जो अकाउंट है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, उसको फॉलो किया करो। हाँ जी, उसके बाद इन 4 o'clock प्लांट डैश डोमिनेंस वाज ऑब्जर्व्ड, यानी जो मिराबिलस जलापा पौधे में डैश प्रभाविता देखने को मिलती है, तो वो कौन सी होती है? अपूर्ण प्रभाविता होती है, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है। आपको सिर्फ अपूर्ण लिख रहा था, प्रभाविता तो आगे लिखा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता जो है वो होती है। फिर आता है न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स ड्यूरिंग, यानी जो केंद्रिका है वो डैश के दौरान अदृश्य होती है। तो ये जो आपके मियोसिस और माइटोसिस होते हैं ना, वही चीज कह रहा हूँ कि आप लोग कमेंट कर देना यदि मियोसिस माइटोसिस ये डेफिनेशन करानी है तो मैं डेफिनेशन और ये सारा कुछ करवा भी दूंगा, ठीक है। उसके अंदर ये चीजें समझा भी दूंगा कि मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है। तो कौन से के अंदर जो है वो होती है, तो याद रख लेना जो प्रोफेज अवस्था होती है उसके अंदर जो है केंद्रिका दिखाई नहीं देती है। 1:1 इज डैश रेशो, यानी किसका अनुपात होता है? ये किसका होता है भाई? जो आपका टेस्ट क्रॉस होता है ना, जो टेस्ट क्रॉस होता है उसमें जो डाई हाइब्रिड होते हैं उसका अनुपात होता है। टेस्ट क्रॉस के अंदर डाई हाइब्रिड का अनुपात क्या होता है ऐसे, और मोनो हाइब्रिड का क्या होता है भाई? तो मोनो हाइब्रिड के अंदर होता है 1:1, यानी 1:1, 1:1 यानी 1:1 होता है। और डाई हाइब्रिड के अंदर ये वाला होता है 1:1:1:1, ठीक है। अच्छे से समझ लेना भी इस क्वेश्चन को। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इन चेक स्क्वायर की स्क्वायर का स्क्वायर टेस्ट द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज आर कंपेयर टू द डैश फ्रीक्वेंसीज। यदि इसके रेंज की बात करें तो 0 to 1 होती है, बट इसके अंदर जो आंसर लिखना था वो क्या लिखना था आपको? अपेक्षित, ठीक है, अपेक्षित यानी एक्सपेक्टेड। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? एक्सपेक्टेड, और हिंदी में क्या लिखना था? अपेक्षित, ठीक है। फिर आता है रिसेसिव लिथल इज एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन दे आर डैश, यानी अप्रभावी घातक केवल तभी व्यक्त होते हैं जब वे डैश होते हैं। तो क्या होते हैं अभी? जब वे होमोजाइगस होते हैं। वैसे मेरी आदत नहीं है ये कॉपी किताब लेके पढ़ाने की, बट ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है और आप लोगों की डिमांड थी इसलिए मैं ये आंसर करा रहा हूँ। क्योंकि कुछ एक चीजें तो जेनेटिक्स की याद होती है, लेकिन मेरा कोर्स सब्जेक्ट जब सोशल साइंस है तो जेनेटिक्स इतना याद नहीं रहता है, इसलिए मुझे आंसर इससे करवाने पड़ते हैं, ठीक है। बाकी मैं तो मेरा टीचिंग स्टाइल इसी चीज के लिए फेमस है कि मैं कभी भी देख के नहीं पढ़ाता, ना मुझे कभी बुक की जरूरत पड़ती ना कभी नोट्स की जरूरत पड़ती, ठीक है। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ क्रोमोसोम, यानी लिंकेज समूह की संख्या गुणसूत्रों के डैश की समानुपाती होती है। तो किसकी समानुपाती होती है अभी? हैप्लॉइड नंबर के। किसके समानुपाती होती है? हैप्लॉइड नंबर के समानुपाती होती है। यह आ गया। उसके बाद में ये आ गया अभी द टेंडेंसी ऑफ वन। अब देखो, हालांकि कुछ टीचर क्या करते हैं, ये वाला जैसे रेगिस्तान है इसी में आंसर लिख के ले आएंगे, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि जब लिखे तो बच्चों को याद भी हो लिखते वक्त कि हाँ सर ने कुछ ऐसा सा लिखा। बाकी मैंने कहा पीडीएफ एडिट करो, यहाँ पे आंसर लिख के ले आओ और फिर पढ़ा दो। बट उसके अंदर क्या थोड़ा सा ये होता है, कुछ जैसे क्वेश्चन है तो उसके अंदर समझाते हैं तो थोड़ा सा अलग सी चीज भी समझाई जा सके, इसलिए लिख के भी आता है, ठीक है। यानी एक क्रॉस ओवर की दूसरे क्रॉस ओवर के साथ जो हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है अभी? तो याद रख लेना, इंटरफेरेंस बोलते हैं इसको, इंटरफेरेंस हिंदी में ऐसे लिखेंगे, ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। फिर आता है द डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स डज नॉट हैव डैश, यानी प्रोकैरियोट्स में डीएनए में डैश नहीं होता। प्रोकैरियोट की जो डीएनए होता है उसमें क्या नहीं होती? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जो केंद्रक झिल्ली होती है वो नहीं होती। और वैसे केंद्रक झिल्ली कई बार ऑप्शन में आए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए
और वहां पर केंद्रक जलीय न लिखा हो तो क्या लिखा हो सकता है? स्टोन एंड इंट्रॉन्स। आज तो जुकाम भी खूब हो गया क्योंकि ठंडी हवा चल रही है आज बहुत ज्यादा, बारिश भी आ गई अपने तो यहाँ पे, अभी भी आ रही है बारिश। बोथ डीएनए एंड आरएनए एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डैश वेवलेंथ, यानी डीएनए और आरएनए जो है वो दोनों डैश तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तो कौन से तरंगदैर्ध्य की? तो 260 mm है, mm 260 mm की जो तरंगदैर्ध्य है उसको अवशोषित कर लेते हैं। अब देखो इसके अंदर ये आ गया आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन। हाँ जी, प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस ओकर्स इन, प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस ओकर्स इन, यानी प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है एस फेज में, जीवन में, एम फेज में या नन ऑफ द अबव। तो प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस किसके अंदर होता है? एस अरे ये क्या पूछ रहा है? प्रोटीन और आरएनए का शायद एस फेज ही होगी, सॉरी जीवन फेज में होता है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो एस थी, बट मैंने आंसर नोट्स में से लिख के लिखा है तो शायद ये सही होएगा जीवन। बाकी एस से सिंथेसिस मैंने याद कर रखा था, थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लेना बीच ऊपर वाले क्वेश्चन को, बाकी जहां तक लगता है सही होएगा जी। सिनेप्सिस ओकर्स इन विच स्टेज, अनुबंधन जो है सिनेप्सिस जो है वो किस चरण में होता है? लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन या डायकिनेसिस? ये भी मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, जाइगोटिन में होता है। ये भी रिपीट हुआ है ना क्वेश्चन। इसका आंसर ये पे क्या? हु प्रपोज जर्मप्लाज्म थ्योरी? हाँ है, ये यहीं पे करवा देता हूँ। देखो हु प्रपोज जर्मप्लाज्म थ्योरी, यानी जो जर्मप्लाज्म सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो विजमैन ने किया था। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। एक चीज, कल से नया साल लग रहा है तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, वो फ्रॉड भी चल रहा है कि न्यू ईयर का जो मैसेज है वो किसी को मत भेजना। कई बार अपने देखते रहते हैं तो वो एपीके भी आ जाता है, एपीके पे टिक करेंगे तो अपना सारा डाटा उनके पास चला जाएगा। तो ध्यान रखना, न्यू ईयर का कोई मैसेज है तो उसको ढंग से सोच समझ के खोलना, भी उस पर लिंक पे क्लिक ध्यान से करना। कई बार लिंक आ जाता है, कई बार सीधे हैप्पी न्यू ईयर लिखा होता है, अपने वो एपीके होता है, जैसे टिक करेंगे वो अपना सारा डाटा चला जाएगा। इस चीज का ध्यान रख लेना। बाकी नया साल आपके लिए खूब खुशियां लेके आए, ये हमारी तरफ से कामना है, शुभकामनाएं। An individual having both the alleles of a contrasting character is called, यानी एक व्यक्ति जिसमें किसी विपरीत लक्षण के दोनों युग्मक उपस्थित हो वो क्या कहलाता है? हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, क्लोन या नन ऑफ द अबव? तो वो क्या कहलाएगा आपका भाई? होमोजाइगस। हाँ जी, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? रिपीट हुआ है? अरे अरे रुको रुको, ये बीच में आ गया, बड़ी दिक्कतें आ रही है यार इसमें तो, सच में आज ये डिजिटल बोर्ड दिमाग खराब करेगा। द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन, यानी पूरक अंतःक्रिया का फिनोटाइपिक अनुपात कितना होता है? 9:3:4, 9:7, 15:1 या 12:3:1? मे भी 15:1 नहीं, 9:3:4 पहला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर माना जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 9:3:4। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु प्रपोज्ड कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी, यानी युग्मन और प्रतिकर्षण का सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था? मुल्लर, मॉर्गन, निल्सन, एहल या बेटसन एंड पुनेट ने किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था बेटसन एंड पुनेट ने। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर माना जाएगा। आज थोड़ा सा स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आवाज बस से जैसे जैसे जा रही है ना, मेरे को ये लग रहा है कि आज खूब लेट होगा, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाना पड़ रहा है मेरे को। अरे भाई भाई रुक जाए यार, एक सेकेंड रुकना यार, अरे हो जाए यार। बट एक चीज है, जितने हम जल्दी करने की कोशिश करते हैं ना उतने अपने को टाइम ज्यादा लगता है, बीच में कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ। द म्यूटेशन इन विच 50% कैरीज डाई इज कॉल्ड, यानी वह उत्परिवर्तन जिसमें 50% वाहक मर जाते हैं वो क्या कहलाता है? विजुअल म्यूटेशन, सब विजुअल,
सब लिथल या नन ऑफ द अबव, तो सब लिथल कहलाता है। 50% मर के, लिथल का मतलब मर जाना, 50 सब का मतलब 50%, सब लिथल म्यूटेशन इसका राइट आंसर माना जाएगा। जीन वाज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो बाय, जीन का कृत्रिम परिवेशन संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने किया था। ये जो आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट माना जाएगा। खुराना जो था उसने इन विट्रो के अंदर जो इसका सिंथेसाइज किया था भाई। हाँ जी, उसके बाद में आता है डीएनए रेप्लिकेशन इज, डीएनए प्रतिकृति होती है कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव या नन ऑफ द अबव। तो कैसी होती है भैया? तो ध्यान रख लेना, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो क्या होती है आपकी? सेमी कंजर्वेटिव होती है। क्या होती है? सेमी कंजर्वेटिव होती है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में है पॉलीजेनिक कैरेक्टर एग्जिबिट्स, यानी पॉलीजेनिक लक्षण है वो प्रदर्शित करता है कंटिन्यूअस वेरिएशन को, ट्रांसग्रेशन को, या लो हेरिडिटी को, या ऑल ऑफ द अबव। तो शायद ऑल ऑफ द अबव नहीं, कंटिन्यूअस वेरिएशन, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भाई। निरंतर भिन्नता, ठीक है, फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर माना जाएगा। लो भी 3 पेपर हो गए आज का, लास्ट पेपर 2023-24 का, क्योंकि 24-25 के अंदर लगा नहीं था, क्योंकि पहले ये कोर्स जो था वो आपके सेकंड सेमेस्टर में चलता था, ठीक है, और अब क्या है, सेकंड सेमेस्टर में तो आपका है नहीं, अब तो थर्ड सेमेस्टर में आ गया ये कोर्स, इसलिए 24-25 का नहीं है। 24-25 का पेपर मिल जाएगा, बट वो उनका है ड्यू वालों का, यहाँ पे ड्यू लिखा होगा, ठीक है, न्यू की जगह ड्यू लिखा होगा, ओल्ड पेपर होंगे वो, ठीक है, इसलिए मैं ओल्ड वाला तो लेके नहीं है, ओल्ड वाला तो कंसेप्ट इन लोगों ने पढ़ा हुआ है, ट्रू फॉल्स वाले वगैरह सारे। हाँ जी, फिर आता है मियोटिक सेल डिवीजन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम बार जो बताया गया था वो किसने बताया था? तो वान बेंडेल ने। और कब बताया था? 1883। अच्छा, आगे लिखा हुआ है, इसने सन भी दे दिया ना कि 1883 वाला किसने बताया था? तो 1883 में वान बेंडेल ने बताया था भाई, वान बेंडेल ने। ये क्वेश्चन भी फिर रिपीट हो गया। द टाइटल ऑफ मेंडल पेपर वाज क्या था अभी? पेपर का शीर्ष क्या था? ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑफ है या इन है? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना, इस बार भी आने के चांस बनते हैं, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। फिर आता है आपका द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉम्बिनेशन बिटवीन टू लिंक्ड जीन कैन नॉट एग्जिट, यानी दो जुड़े हुए या लिंक्ड जीन के पुनर्संयोजन की आवृत्ति डैश से अधिक नहीं हो सकती। तो कैसे, किससे नहीं हो सकती भी? 50% से अधिक नहीं हो सकती। जर्मप्लाज्म थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, जर्मप्लाज्म सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो विजमैन ने दिया था, और पूरा नाम इसका क्या होता है? अगस्त विजमैन, ठीक है, अगस्त विजमैन ने जो है वो जर्मप्लाज्म थ्योरी जो है वो दी थी। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया अभी, अब आप खुद देख लो कितने क्वेश्चन, तो लास्ट पेपर चला ना, इसमें आपको लगभग क्वेश्चन ऐसे लगेंगे यार ये तो रिपीट ही हो रहे हैं, ठीक है। लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम सेगमेंट इज नोन एज, यानी गुणसूत्र के किसी खंड का हटना क्या कहलाता है? तो उसको अपने बोल देते हैं डिलीशन। डिलीट कर दिया ना अपनों ने, जैसे हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं ना ब्रेकअप होने के बाद, ठीक है, तो वैसे डिलीट कर दिया। उसके बाद में व्हेन वन जीन अफेक्ट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन दिस इज कॉल्ड एज, यानी एक जीन के प्रभावों को अन्य जीन के द्वारा संशोधित किया जाता है, तो उसको प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है एपिस्टेसिस। अभी अपनों ने स्टार्टिंग में किया था, अरे क्या लिखा जा रहा है, हो राम रे, एपिस्टेसिस, स्टेटिस ये ना, एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस इसका राइट आंसर होगा। क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी इज बेस्ट स्टडीड एट डैश स्टेज, यानी गुणसूत्रों की जो आकृति का सर्वोत्तम अध्ययन जो किया जाता है वो कौन सी स्टेज में किया जाता है? तो वो किया जाता है मेटाफेज में। और मैं तुम्हें कह रहा हूं इसके क्वेश्चन खूब आ रहे हैं भाई, एक तो वो चार्ट जो बता रहा हूँ, एक मियोसिस और माइटोसिस को अच्छे से पढ़ लेना, और यदि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना, मैं सारे जो डेफिनेशन वगैरह है वो करवा दूंगा। बट तुम्हें मैंने क्राइटेरिया दिया, इसमें नहीं है, वो जेनेटिक्स वाले में नहीं है, वो आगे वाले पेपरों के लिए कि 1500 सब्सक्राइबर करा दोगे तो तुम्हें पक्का 100%। म्यूटेशंस दैट अराइज
ड्यू टू चेंज इन द सिंगल बेस सीक्वेंस ऑफ जीन और कॉल्ड इज। वह परिवर्तन जिसमें किसी जीव के जीनोम के अनुक्रम के एकल न्यूक्लियोटाइड आधार को बदल दिया जाता है कहलाता है। तो उसको क्या बोलते हैं अभी? पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। पॉइंट म्यूटेशन क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉर ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइपिक रेशियो, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अपूर्ण प्रभाविता जो होती है F2B में प्रोपी अनुपात, यानी फिनोटाइपिक रेशियो पूछा है तो ये भी रिपीट हुआ है ना, 1:2:1। ऐसे कैसे हुआ? रुको रुको। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉर ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस the phenotypic ratio obtained in F2 phenotypic ratio पूछा है इसने। 1:2 कैसे है? शायद इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिखा है इसके कारण होएगा ना। मैंने आंसर कहाँ से किया ये फिर? क्योंकि वैसे तो होता है फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है? 3:1 होता है। किसके अंदर होता है? मोनोहाइब्रिड के अंदर। पर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ गया, शायद इसके कारण 1:2:1 होता है। बाकी थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लेना, ठीक है? इस क्वेश्चन को कंफर्म कर लेना भाई, इसमें मेरे को भी कंफ्यूजन होगी। उस टाइम मैंने सॉल्यूशन किया तब ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान दिया, ठीक है? बट उस टाइम मैंने ध्यान भी दिया होगा, बट मैंने वो आंसर जो है नोट्स में से सोच समझ के लिखा हुआ, हो सकता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण होगा, ठीक है? बच्चे कर लेना। डैश कंडीशन फॉर क्रोमोसोम 21 काउजेस डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमंस। मानवों में गुणसूत्र 21 की डैश कंडीशन के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। तो किसके कारण होता है अभी? वो ट्राइसोमी के कारण होता है। ट्राइसोमी यानी त्रिगुणसूत्रता। त्रिगुणसूत्रता इसका राइट आंसर माना जाएगा। फिर आता है, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव आ गई क्या? होगी पूरी? चलो भी आज के लास्ट 10 क्वेश्चन। हाँ जी, द टेंडेंसी ऑफ 2 और मोर जीन्स स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज नोन एज। 2 या 2 से अधिक जीनों के एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति को कहते हैं लिंकेज, म्यूटेशन या रिकॉम्बिनेशन या एपिस्टेटिस। तो लिंकेज बोलते हैं अभी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर आता है जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज गिवन बाय, यानी लिंग निर्धारण के लिए जेनिक बैलेंस सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? ब्रिजेस, वॉटसन, क्रिक और मेंडल। तो किसने दिया था भाई ये जेनिक बैलेंस थ्योरी? तो जेनिक ब्रिजेस ने दिया था भाई। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ब्रिजेस जो था उसने ये सिद्धांत दिया था। अपार्ट फ्रॉम पी मेंडल आल्सो वर्कड ऑन, यानी मटर के अलावा उसमें किस पे किया था? तो जो कॉमन बीन होता है फेजियोलस वेलगेरिस, उस पे इसने वर्क किया था। फेजियोलस जो वेलगेरिस होता है इस पे इसने वर्क किया था। बाकी आंसर जितने लिखे हैं मैंने वो 100% क्या 99% से होंगे। 100% तो क्यों बोले? क्योंकि 1-2 क्वेश्चन में डाउट आ सकता है, बट 1-2 क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट आ सकते हैं, ठीक है? वो तो हो जाता है क्योंकि अपना सब्जेक्ट नहीं है, तो 1-2 क्वेश्चन में डाउट आएगा। इन केस ऑफ इनहिबिटरी जीन एक्शन then 9:3:3:1 F2 रेशियो इज मॉडिफाइड, यानी किस में मॉडिफाइड कर दिया जाता है? तो 13:3 के अंदर मॉडिफाई कर दिया जाता है इसको। ये रेशियो वाले तो लगभग क्वेश्चन मेरे को आते हैं। द एविडेंस फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय, यानी डीएनए की जो अर्ध रूढ़िवादी प्रतिक्रिया का प्रमाण है वो किसने दिया था? ठीक है, तो मेल्सन और स्टाहल, वॉटसन एंड क्रिक, कोरेंस या टाइलर एंड वुड्स। मे बी मेल्सन एंड स्टाहल। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मेल्सन और स्टाल्स ने दिया था। हाँ जी। According to central dogma concept, the direction of information flow। अच्छा, सेंट्रल डोगमा का क्या होता है? डीएनए, डीएनए से फिर आरएनए, आरएनए से फिर प्रोटीन। अरे गलत लिख दिया मैंने।
प्रोटीन लिखना है भाई, ऐसे लिखा जाएगा ना, हाँ सही है। ठीक है, डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, यानी सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा कंसेप्ट। और सेंट्रल डोग्मा कंसेप्ट अच्छे से पढ़ के जाना, इस बार पेपर में आ सकता है भी आपके। हाँ जी, लास्ट के 4 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेंस कोडोन, यानी नॉन सेंस कोडोन जो है कौन से, तो तीनों ही होते हैं नॉन सेंस ही होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नॉन सेंस कोडोन जो है वो तीनों ही होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, उसके बाद में आता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है इज आल्सो कॉल्ड, यानी साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम कहा जाता है। तो मैटरनल इनहेरिटेंस को, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस को नन ऑफ दीज या वन ऑफ एंड सेकंड। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होएगा कि इन दोनों को ही कहा जाता है। हाँ जी, 0.3% डीएनए रेप्लिकेशन इन मियोसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग विच स्टेज, तो कौन सी स्टेज होती है भी, पैकेटिन जो स्टेज होती है उसके अंदर ये चीज होती है। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, डैश बाइंड्स टू एसएस डीएनए टू स्टेबलाइज एंड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉर्मिंग डुप्लेक्स डीएनए ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। अजीब सा क्वेश्चन है यार। एकल फंस से डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को स्थिर करने का काम आता है। एसएसबी प्रोटीन आएगी, नाम जब एसएस डीएनए, ठीक है ना। तो एसएसबी प्रोटीन जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। आगे क्या है, आगे तो भैया ये डेफिनेशन है, ये तो अभी आपको नहीं करानी, क्योंकि डेफिनेशन जो है वो अगले तो लेक्चर होएगा उसके अंदर करेंगे। तो उसके लिए आपको कंडीशन वही है कि अच्छे से स्पोर्ट बनाए रखो अपना। जितने भी आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टूडेंट जानकार है उनको जोड़ो इस ग्रुप से, ठीक है, अपने एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट से जोड़ो। और व्हाट्सएप ग्रुप है उससे भी जुड़ना। जो गर्ल्स है वो मुझे मैसेज कर देना, मैंने जो नंबर दिया था उस पर, ताकि मैं उनको गर्ल्स ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। बॉयज है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से ऐड हो सकती है। और मुकेश सर को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। और बाकी लाइक और सपोर्ट तो आप लोग कर ही लेते हो, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।